सो विथ मी इज अशरफ वानी और जम्मू एंड कश्मीर कॉरेस्पॉन्डेंट एंड इनसे हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे लोकसभा इलेक्शन की, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन हैपनिंग इन कश्मीर आफ्टर द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370। तो वहाँ बैकग्राउंड रियलिटी क्या है, और सिंस आर्टिकल 370 बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था और वो हटने के बाद कश्मीर वैली में बीजेपी के वोट शेयर में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो पीडीपी है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब्दुल्ला की पार्टी है, वो दोनों वैसे तो इंडिया अलायंस के पार्ट है, लेकिन वैली में, कश्मीर में स्पेशली, ये दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, सेपरेटली लड़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है और किस तरफ हवा का रुख है, वो जानेंगे अशरफ से। सर, अशरफ सर से पहले बताइए वहां पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि ये पहला इलेक्शन है आफ्टर 370 एब्रोगेशन, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। मूड क्या है वहां पे कश्मीर में अभी? अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 अगस्त 2019 में बहुत कुछ जम्मू कश्मीर के भीतर बदला है। एक तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य था, उसके दो हिस्से हुए। लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बन गई और जम्मू कश्मीर जो है वो अलग से एक दूसरी यूनियन टेरिटरी बनी है। हालांकि जब अनुच्छेद 370 हटा था, तब सरकार ने, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो ही हालात बेहतर होते हैं वहां पर चुनाव भी कराए जाएंगे और राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो भी राज्य को मिलेगा। लेकिन 5 साल बीत गए हैं अनुच्छेद 370 को हटे हुए। ये दोनों मांगे जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पूरी नहीं हुई। तो जाहिर है कि उसका असर जो है इन चुनावों पर होगा। किसी हद तक जो है सरकार एक चीज में सफल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आतंकवाद को कम करने में सरकार और प्रशासन कामयाब रहा है। लेकिन कई सारे जानकारों का मानना है ये सब प्रेशर की वजह से है। जो प्रेशर सुरक्षा बलों ने और सेना ने अलगाववादियों और आतंकवाद पर बढ़ाया है, उसी के कारण ये खामोशी है और ये कभी भी जो बबल है फट सकता है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव जो है 2024 के लोकसभा चुनाव, ये बहुत कुछ दिशा और दशा तय करेंगे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए। क्योंकि अधिकतर पिछले 70 साल में ये जो क्षेत्रीय दल है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, अनुच्छेद 370 से हटकर के साथ ही ये राजनीति जम्मू कश्मीर में करते थे। जबकि 370 हटने के बाद अब राजनीति में ये मुद्दा नहीं रहा है। तो जाहिर है कि विकास पर जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 6 लोकसभा सीटें हैं। लद्दाख की एक सीट अगर देखें तो वो जो लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बन गई, उनके खाते में आई है। और मात्र 5 लोकसभा सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर से है, जिसमें 2 जो है जम्मू के इलाके से आती हैं और 3 जो है गाठी यानी कश्मीर से। कश्मीर में अभी तक कभी बीजेपी ने कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीता है, न कोई विधानसभा चुनाव जीता है, न कोई विधानसभा सीट जीती है, न कोई लोकसभा सीट जीती है। तो जाहिर है जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी, उनकी ख्वाहिश थी कि कश्मीर में कुछ काम करने के साथ साथ वो यहाँ पर जनाधार बढ़ाए। तो जम्मू में तो जनाधार पार्टी बढ़ाने में कुछ हद तक सफल हुई, जिसका 2014 में नतीजे सामने आए। फिर 2019 में भी 2 सांसद जो है बीजेपी के जम्मू के इलाके से चुन के गए। लेकिन कश्मीर में जो है ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का वर्चस्व रहा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 हटा तो एक नया गठबंधन जम्मू कश्मीर में बना था, गुपकार गठबंधन, जिसमें करीब 8 जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो शामिल हुई थी, जिसमें 2 प्रमुख दल जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी थी। गुपकार गठबंधन जो है उसको कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस भी, कुछ सहमति कांग्रेस की भी थी। तो माना जा रहा था कि ये पूरा जो खेमा है गुपकार का, कांग्रेस को मिलाकर जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर दे देगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन पिछले दिनों ही गुपकार गठबंधन भी खत्म हो गया और उसके जो 2 प्रमुख दल थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो जो है वो अलग अलग अब इन लोकसभा चुनावों को लड़ रहे हैं। दूसरी बात जो है कि पिछले 5 साल के दौरान 370 हटने के बाद कुछ नई पार्टियां भी जम्मू कश्मीर में बनी हैं। चाहे उसमें गुलाम नबी आजाद जो कि वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उनकी पार्टी हो, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, या फिर अल्ताफ बुखारी जो एक जमाने में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई अपनी पार्टी के नाम से। उसी तरह और 2-3 छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, जेकेएनपीसी एक है, नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट,
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है थोड़ी सी एक्टिव हो गई है, जो अब्दुल गनी लोन की पार्टी हुआ करती थी, जो अलगाववादी नेता थे। तो कई सारी पार्टियां जो है इन चुनावों में जो है अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और जाहिर है कि कोई चुनाव पिछले 5 साल में हुआ नहीं, यहाँ तक कि म्युनिसिपल चुनाव भी नहीं हुए, पंचायत चुनाव भी नहीं हुए, तो जाहिर है अपनी ताकत देखने के लिए सभी राजनीतिक दल जो हैं ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसमें इन 5 सीटों में सबसे जो अब केंद्र बनी है जम्मू कश्मीर की राजनीति की, वो अनंतनाग राजौरी सीट है। क्योंकि 2022 में जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ, जिसमें विधानसभा की सीटें बढ़ाई गई, और उसके साथ साथ जो है लोकसभा सीटों में कुछ फेरबदल हुआ। और उसी तरह जो है सबसे बड़ा फेरबदल जो है अनंतनाग की लोकसभा सीट में हुआ, जिसमें पीर पंचाल के उस तरफ पुंछ और राजौरी के 2 पहाड़ी जिले जोड़े गए। और उससे जो है ये माना जा रहा था कि शायद बीजेपी जानबूझकर इस परिसीमन को करना चाहती है, ताकि उसका जनाधार जो है कश्मीर में भी बढ़े, पुंछ राजौरी के साथ दक्षिणी कश्मीर में। लेकिन ऐसा कुछ, क्योंकि जिस अंदाज से अब इस अनंतनाग लोकसभा सीट पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही है, जो 2 बार सांसद रह चुकी है अनंतनाग से, साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद जो हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। काफी पकड़ उनकी पुंछ और राजौरी के साथ साथ दक्षिण कश्मीर में भी है, जब वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। और उसके साथ साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जो उम्मीदवार अनंतनाग लोकसभा सीट पर उतारा है, मियां अल्ताफ के नाम से, मियां बशीर के बेटे हैं वो। और मियां बशीर इंदिरा गांधी के खासम खास कश्मीर में हुआ करते थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस सरकारों में मंत्री थे। बाद में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और बतौर एक रिलीजियस लीडर कहें, या हम कहें कि स्पिरिचुअल लीडर जो है वो गुर्जर कम्युनिटी के हैं। और उनको भी जो है उनके अनंतनाग से चुनाव लड़ने से काफी जो है ये मुकाबला दिलचस्प वहां पर हो गया। ये बताइए सर कि इंडिया अलायंस की जो बात हो रही है कि सब जी। मिल के बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं, लेकिन कश्मीर में क्या वाकई में बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ नहीं आ रहे हैं और अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं? इनके सेपरेट कॉन्टेस्ट करने की वजह क्या है? अगर हम देखें तो नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई बड़ा फायदा कश्मीर में होगा इन 2 दलों के अलग अलग लड़ने से। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो वोट परसेंटेज है, कश्मीर में बिल्कुल करीब 5% से कम रहा है वोट प्रतिशत बीजेपी का हाल फिलहाल के चुनावों में। जम्मू में अच्छी टक्कर दे रहे थे वो पिछले कई लोकसभा चुनाव में, जो जम्मू की 2 सीटें उधमपुर, जहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह आते हैं चुन के, और जम्मू। लेकिन पिछले 3-4 साल के दौरान जम्मू में सरकार से लोग काफी नाराज चल रहे हैं। कई बार जो है वो जिस अंदाज से जम्मू में 370 हटने के बाद वहां का व्यवसाय पर काफी हाथ जो है पंजाब और दूसरे राज्यों के लोगों ने डाला है, उससे भी वहां के डोगरा समाज जो है काफी चिंतित हैं और काफी नाखुश हैं। दूसरी तरफ से एम्प्लॉयमेंट, जो इनके अनुच्छेद 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर के जितने भी पद होते थे सरकारी पद, उनमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही जो है लोग नियुक्त होते थे। अब देश का कोई भी जो है यहाँ पर नौकरी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो नाराजगी लद्दाख की तरह जो है जम्मू में भी चल रही। तो उस बीच लग रहा है कि जम्मू बीजेपी को कोई बड़ा लाभ न अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में हुआ है या होगा, और ना ही जो है परिसीमन से बीजेपी को कोई बड़ा फायदा जो है जम्मू कश्मीर में होगा। लेकिन बीजेपी इसको प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा ही जोर शोर से करती है, जैसे, और इस बात का हवाला जरूर देती है कि कश्मीर में कैसे आर्टिकल 370 हटने के बाद शांति आ गई है, पीसफुल माहौल है। और इसके वीडियोस भी खूब वायरल होते हैं कि श्रीनगर में लाल चौक पे अब सिनेमा हॉल खुल गया है, वहां पे मोटर रेसिंग होती है। ये सारी चीजें, ये एक मतलब सोशल मीडिया पे चलने के लिए सही है, लेकिन वाकई में क्या इनके दावे जो है वो उतने खोखले हैं कि बीजेपी का इम्प्रूवमेंट जो है वो वोट शेयर के मामले में बिल्कुल नहीं हो पा रहा है कश्मीर में? अनुच्छेद 370 हटाना भारतीय जनता पार्टी का पहले से मैनिफेस्टो रहा है, एक उनके उनके प्लान में रहा है। और अगर जो लोग यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी समझते थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद काया पलट होगी, या देश में भी जो लोग, क्योंकि आपको याद होगा जब अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को हटा था, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक लोग जश्न मना रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो कल आके यहाँ पर अपना घर बनाएंगे कश्मीर में डल के किनारे। इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से चीजें नहीं होती है। दूसरी तरफ ये है कि जो लोग जम्मू
कश्मीर में कई सारे लोग थे कि अब बहुत सारा विकास होगा 370 हटने के बाद, ऐसा भी नहीं हुआ। हाँ, ये एक इमोशनल इशू था देश की जनता के लिए, जिसको बीजेपी ने अच्छी तरह से 2019-2014 के चुनाव में ला। लेकिन क्या होता है कि लोगों की याददाश्त बहुत ये होती है, एक दिन के लिए कोई चीज याद रहती है फिर भूल जाते हैं। तो 370 जो है 5 अगस्त के साथ ही लोगों के जहन में 2-3 दिन रहा, उसके बाद लोगों को कोई मतलब नहीं है उससे। और जम्मू कश्मीर में भी यही हाल है, जब 370 था तब भी लोगों को कोई आम जनजीवन ऐसा ही था, जब नहीं है तब भी कोई फर्क तो यहाँ के जनजीवन पे पड़ा नहीं। तो जाहिर है कि लोगों को ये समझ आ गई कि ये सिर्फ राजनीति है, इससे जिंदगी लोगों की बदलने वाली या बनने वाली नहीं है। न कोई किसी की जिंदगी पर इससे असर पड़ेगा, न किसी की जिंदगी से खराब हो जाएगी, चाहे वो फिर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हो या देश के किसी और हिस्से का। तो जाहिर है कि वो जो है, जिस अंदाज से हाइप इस चीज को मिल रही है, मुझे नहीं लगता है कि उतना ये मामला जो है वोट दे पाएगा। हाँ, इमोशनल इशू था, कुछ दिन लोगों के जहन में रहा, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के जहन से उतर रहा है। ठीक है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं सर, स्पेशली क्योंकि अब कश्मीर में तो जैसा आप बता रहे हो कि बीजेपी के लिए कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं, तो फिर से एक बार ये दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। और जैसे इंडिया अलायंस में सारे लीडर्स मिल करके बीजेपी को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इनको उस चीज की जरूरत नहीं है, और इसलिए दोनों आमने सामने हैं। 3 कश्मीर की जो सीट्स हैं, अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, इसमें किस पार्टी की तरफ आपको रुझान थोड़ा ज्यादा लग रहा है? वहां पे आपने चूंकि वहां पे लोकल लोगों से बात की है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का अलायंस हुआ है जम्मू कश्मीर में, लेकिन महबूबा मुफ्ती बिल्कुल अकेले ही हैं, वो जम्मू में भी अकेले लड़ रही हैं और कश्मीर में भी अकेले लड़ रही हैं। महबूबा मुफ्ती का इंडिया अलायंस के ना साथ आने की वजह क्या है, और थोड़ा वहां पे रुझान बताइए कि किस तरफ थोड़ा हवा का रुख है, तीन कश्मीर के वैली में जो सीट्स हैं, 3 सीट्स, उसके बारे में। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि 70 साल में आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने सत्ता चलाई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और उनका एक बाजाबता कैडर है जम्मू कश्मीर में, पार्टी कैडर है, जिसमें बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, कमेटीज हैं जो बूथ लेवल से लेकर हल्का लेवल, जिला लेवल, तहसील लेवल पर उनकी पूरी तरह से जो है पार्टी कैडर है। और चूंकि उस पार्टी को बेस अभी भी मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम पीडीपी की बात करें, पीडीपी मात्र 1996 में बनी और 2002 में सत्ता में आई। तो आप यहाँ पर ये जज कर सकते हैं कि कितनी जल्दी जो है बनने के बाद ये पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर 2002 में उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली। लेकिन एक मामला जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर है कि इन दो के बीच में ही अधिकतर जो है पार्टी कैडर जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही जम्मू कश्मीर में है। और कांग्रेस का हमेशा से जम्मू में जो है वोट बैंक रहा है। कश्मीर में कुछ सीटें उनको हर चुनाव में मिलती थी, लेकिन अधिकतर जो है उनका फोकस जम्मू में ही रहा है और वहीं से वो जीत कर आए हैं। तो अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये फायदा है कांग्रेस को कि यदि कांग्रेस वहां जो है कश्मीर की सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मदद दे रही है, तो जम्मू में जो वोट बैंक है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो जो है वो कांग्रेस को काफी फायदा पहुंचा सकता है। और अगर हम पीडीपी की बात करें, महबूबा मुफ्ती ने ये साफ किया कि भले ही हमें कांग्रेस मदद न करे, लेकिन हम फिर भी जो जम्मू की 3 सीटें हैं और लद्दाख की एक और जम्मू की 2, हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहां पर हम इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस का समर्थन करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटे। तो जाहिर है कि कांग्रेस को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी का भी मुफ्त में जो है सपोर्ट जम्मू और उधमपुर और लद्दाख में मिल रहा है। जहां तक कश्मीर की बात है, यहाँ पर अपने बलबूते पर पीडीपी साउथ कश्मीर में काफी स्ट्रांग मानी जाती है। हो सकता है कि अनंतनाग में एज हो, महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव लड़ रही है, 2 बार वहां से सांसद रह चुकी है। श्रीनगर से वर्तमान में फारूक अब्दुल्ला सांसद है, हो सकता है उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़े, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीनगर से, उनको एज है श्रीनगर में। और अगर बारामूला की बात करें, बारामूला में कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार है, यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजादोन का उम्मीदवार है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है, और यहाँ पर साथ ही साथ पीडीपी का उम्मीदवार है। और जो पीडीपी ने उम्मीदवार उतारा है फयाज अहमद, वो पिछली बार जो है वहां से चुनाव जीते थे, राज्यसभा में थे वो। और उसके बाद जो है जाहिर है कि ये अनंतनाग वाला जो मामला है वो लटका हुआ है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा एज है। तो अगर कश्मीर की 3 सीटों की बात की जाए तो यहाँ तीनों में से आम लोगों को का ये कहना है कि 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सकती है, एक पीडीपी जीत सकती है,
जबकि जम्मू की 2 सीटों पर कई लोगों का कहना है कि एक बीजेपी जीतेगी, जबकि एक उसके खाते में कम होगी, वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। और लद्दाख में तो तय मान रहे हैं लोग कि वो सीट अब की बार कांग्रेस जीतेगा। वो 2019 में भी कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन अपनी अंदरूनी जो है मतभेद के चलते 2 उम्मीदवार एक ही पार्टी के खड़े हो गए, जिससे कांग्रेस का वोट डिवाइड हुआ और बीजेपी को 2019 के चुनाव में उसका फायदा हुआ। लद्दाख के बारे में थोड़ा सा बताइए, लद्दाख में बीजेपी का कितना प्रेजेंस है, और जैसा आपने कहा कि लद्दाख सीट जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगी, इसमें ये जैसे सोनम वांगचुक वगैरह लोग का ये जो प्रोटेस्ट बहुत चल रहा था, ये सब कितना बड़ा फैक्टर है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस अंदाज से सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का जो अनशन है उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लोग देख रहे हैं। जाहिर है, वरना लद्दाख एक छोटी सी जगह है, और यहाँ तक कि मुझको लगता है कि देश में सबसे कम मतदाता वाली लोकसभा सीट है। करीब 1 लाख कुछ ही मत है वहां पर लोकसभा क्षेत्र के। तो उसमें जो है वहां पर खासतौर से जो कांग्रेस बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, 2020 में जो गलवान में जो घटा था मामला, और उसके बाद जो वहां पर लगातार चीन की तरफ से घुसपैठ हुआ, गुस्ताखी की जा रही है। और साथ ही साथ जो है कई सारे जो वहां पर लोग हैं ये कहते हैं खुलेआम कि चीन ने वहां की बहुत जमीन खाई है लद्दाख की, और जिस अंदाज से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कड़ा रुख भारत अपना रहा है, ऐसी कड़ी कार्रवाई और ऐसा कड़ा रुख जो है चीन के खिलाफ भारत सरकार ने उठा रही है, वो लद्दाखियों का आम क्वेश्चन है जो कहा जा रहा है। दूसरी तरफ से यूटी मांग रहे थे लद्दाख के लोग, पिछले 3 दशकों से यूटी उनको मिला, लेकिन उनको भी लग रहा था कि शायद काया पलट होगी लद्दाख की। जो उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, कोई कुछ जो न विधानसभा रहेगी, न कोई चुनी हुई सरकार वहां रहेगी, तो वो उससे भी नाखुश है। तो कांग्रेस अगर कहें, अगर लद्दाख की बात करें, कांग्रेस का शुरू से वो गढ़ रहा है। इंदिरा गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी लद्दाख में बहुत ज्यादा जो है उसके साथ का लगाव रहा है, वहां पर घूमे फिरे हैं बहुत ज्यादा। और वो जो है वो वहां पर पैच है। लेकिन जो 2014 और 19 में वेव बीजेपी की पूरे देश में थी, उसका असर जो है लद्दाख में भी पहली बार देखने को मिला, जब वहां पर बीजेपी के सांसद उन चुनाव में जीत कर आए। लेकिन अब जो है, अब उस वो वेव अब की बार इस वक्त नहीं दिख रही है, क्योंकि उसकी वजह है पिछले दिनों जो वहां पर पिछले साल हुए थे हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव, उसमें बीजेपी बुरी तरह हारी, कांग्रेस उसमें विजयी रही। ओके, थैंक यू अशरफ सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।